नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं आपकी व्हाइट बोर्ड पर अभी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। तो आज मैं एक क्लास लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है और थोड़ी आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपको समझ में आ जाए। हमारा लेसन चल रहा है 6 नंबर, लेसन का नाम है हमारा डीसी जनरेटर। उसकी अब तक हम 9 क्लास लगा चुके हैं। सॉरी 8 क्लास लगा चुके हैं, 9वीं क्लास आज की हमारी रहेगी। इन 8 क्लासों के अंदर हमने डीसी जनरेटर के काफ़ी सारे पार्ट्स को, काफ़ी सारे उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको हम कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो रहेगा डीसी शंट जनरेटर। साथियों, अब तक आपने सीरीज जनरेटर के बारे में पढ़ा था। सीरीज जनरेटर के बारे में अब तक ये पढ़ा था कि सीरीज जनरेटर में पढ़ो या कोई भी अन्य भी जनरेटर अगर आपने पढ़ा था, तो उसके अंदर ये था कि एक तो हमेशा जनरेटर के अंदर एक तो फील्ड वाइंडिंग होती है और एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो फील्ड वाइंडिंग को अपन सदैव ही डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और आर्मेचर को अपने कोई भी विधि से घुमाना है तो आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके अपनी वाइंडिंग्स के अंदर जो वाइंडिंग उसके अंदर होगी, लेप या वेव, उसके अंदर अपने वोल्टेज पैदा कर लेता है। ये इसका डीसी जनरेटर का सिद्धांत था। अपने सीरीज जनरेटर के बारे में भी काफ़ी विस्तार से पढ़ लिया था। सीरीज जनरेटर में हमने ये पढ़ा था कि उसकी जो फील्ड वाइंडिंग थी वो मोटे तार और कुछ टर्न वाली थी, कम टर्न थे उसके अंदर, जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस काफ़ी लो था। और आज अपने जो पढ़ेंगे शंट जनरेटर, अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी है सीरीज जनरेटर वाली, तो आप वो क्लास देख लीजिएगा, लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले आप वो देखिएगा, उसके बाद अपने पढ़ेंगे आज अपने डीसी शंट जनरेटर। तो साथियों, डीसी शंट जनरेटर की अगर अपने बात करें कि इसके अंदर क्या कुछ सिस्टम रहता है, तो डीसी शंट जनरेटर में ये होता है कि जो हमारा डीसी शंट जनरेटर है, बात वही होगी। इसके अंदर भी फील्ड वाइंडिंग होगी, इसके अंदर भी फील्ड वाइंडिंग है और इसके बीच में भी यहाँ आर्मेचर रखा जाएगा। ये इसके आर्मेचर के कार्बन ब्रश हो गए और ये हमारे आउटपुट में दो टर्मिनल प्राप्त हो गए हमको। ये डीसी शंट जनरेटर है। ये जो हमारी वाइंडिंग है, ये जो वाइंडिंग है, ये हमारी शंट वाइंडिंग है। ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है और आउटपुट में हमें यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों, जो आपको याद रखनी चाहिए बहुत ज़्यादा, कि इसके अंदर जो आर्मेचर के साथ जो फील्ड वाइंडिंग लगती है वो समांतर क्रम में लग रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर्मेचर के समांतर क्रम में फील्ड वाइंडिंग का संयोजन किया गया है। सीरीज जनरेटर में क्या था? सीरीज जनरेटर में आर्मेचर के जो फील्ड वाइंडिंग थी वो श्रेणी क्रम में थी। यहाँ कुछ उल्टा है। मेरा मतलब ये है कि इसके अंदर जो शंट वाइंडिंग होगी उसका और सीरीज वाइंडिंग की जो जो सीरीज वाइंडिंग थी उसमें बहुत अंतर है। अंतर सबसे बड़ा ये आता है कि शंट वाइंडिंग जो है उसकी जो बनावट की बात करें अगर अपने, तो इसकी जो बनावट रहेगी वो रहेगी, आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शंट वाइंडिंग जो होती है वो पतले तार, पतले तार और अधिक टर्न वाली होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शंट वाइंडिंग पतले तार और कौन से टर्न वाली होती है, तो अधिक टर्न वाली। अब पतला तार होगा तो आप समझते हो, रेजिस्टेंस वाले अपने सवाल कर चुके हैं। पतला तार है तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा ही हाई होता है, क्योंकि एरिया अगर कम है तो एरिया के एंटी प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस इसका हाई होगा। और अगर अपने टर्न भी ज़्यादा कर दिए तो इसका जो आर आएगा शंट वाइंडिंग का वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, बहुत उच्च होगा आर। तो ये सबसे पहली बात समझ में आपको ये आनी चाहिए कि शंट वाइंडिंग जो अपने हाई रेजिस्टेंस वाली बना रहे हैं, उसको अपने रेजिस्टेंस उसका हाई क्यों कर रहे हैं, कम क्यों नहीं कर रहे? उसका एक कारण ये है, अगर अपने इसका रेजिस्टेंस अगर कम कर देते तो आप जानते हो कि प्लस और माइनस के बीच में अपन लोड कनेक्ट करते हैं, यहाँ अपने लोड का संयोजन किया जाएगा। अगर मान लीजिए अगर शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता, पहली एक कंडीशन लेते हैं, अगर शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध अगर अपने कम रखते, यानी मोटे तार और अगर कम टर्न वाली बनाते, तो शंट वाइंडिंग में क्या होता कि करंट का फ्लो ज़्यादा होता। लोड में से भी करंट जाती, क्योंकि आर्मेचर में से जो करंट जाएगी उसके दो रास्ते मिलेंगे, एक तो होगा लोड की तरफ का और एक होगा शंट वाइंडिंग। अगर शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम है
तो शंट वाइंडिंग की तरफ धारा ज़्यादा जाती, लोड की तरफ धारा कम जाती। और लोड की तरफ अगर धारा का मान कम है तो लोड हमारा प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसलिए शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमें हाई रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि सारी जो करंट है आर्मेचर जो बनाता है उसमें से कुछ करंट फील्ड ले ले, तो बाकी करंट लोड चला ले। अन्यथा लोड में से अगर करंट का प्रवाह कम होगा तो लोड हमारा काम नहीं करेगा। तो प्रथम तो कारण ये है शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई करने का, ताकि लोड में से सारी करंट चली जाए और शंट वाइंडिंग में से करंट कम जाए। अब बात ये आती है कि दूसरा एक कारण और भी है। अगर अपने शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम कर देते, और क्योंकि ये आर्मेचर के पैरेलल क्रम में है, तो क्या होता साथियों कि आर्मेचर में जितनी वोल्टेज पैदा होती है, जनरेट होती है, वो सारी की सारी शंट वाइंडिंग पर आ जाती, क्योंकि आने वाली है समांतर क्रम में वोल्टेज हमेशा समान रहने वाली है। आर्मेचर पर, लोड पर और शंट वाइंडिंग पर, तीनों पर वोल्टेज का मान बराबर रहेगा। अगर तीनों में वोल्टेज का मान बराबर है और शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कम है, तो आप समझिएगा शंट वाइंडिंग अगर प्रतिरोध कम है तो शंट वाइंडिंग में इतनी उच्च धारा चलती कि वो शंट वाइंडिंग को जला सकती थी। इसलिए अपन इसका प्रतिरोध उच्च कम नहीं रखेंगे, उच्च रखेंगे। अगर इसका प्रतिरोध कम होता तो इसमें से करंट का फ्लो ज़्यादा होता तो एक तो कारण ये होता कि लोड में से करंट कम चलती। दूसरा ये हो सकता था कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो जल सकती थी, क्योंकि करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा। अगर प्रतिरोध अगर अपन मान ले कि सीरीज वाइंडिंग के अप्रोक्सीमेट उसके बराबर ही रख ले, अगर सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध अगर अपन एक भी माने, तो अगर उसके ऊपर आर्मेचर 200 वोल्ट जनरेट करता है तो शंट वाइंडिंग पर भी 200 वोल्ट आएगी। तो 200 वोल्ट बटा 1 ओम, उसमें से चलने वाली धारा 200 एम्पियर, तो ये तो बहुत ज़्यादा करंट हो जाएगी और शंट वाइंडिंग हमारी जल सकती है। इसलिए शंट वाइंडिंग हमेशा पतले तार और अधिक टर्न वाली बनाई जाती है, ताकि उसका रेजिस्टेंस हाई रहे, और हाई रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट शंट वाइंडिंग में कम चलेगी। अब कई साथियों का ये डाउट रहेगा कि अगर शंट वाइंडिंग में धारा कम चलेगी तो शंट वाइंडिंग तो फिर हमारी चुंबकीय फ्लक्स पैदा नहीं करेगी, क्योंकि इसमें करंट ही कम है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई है। अगर ये करंट कम पैदा करेगी, करंट कम चलवाएगी अपने में से, तो फिर इसमें से तो जो चुंबकीय फ्लक्स है वो पैदा नहीं होगा। और आर्मेचर फिर अगर चुंबकीय फ्लक्स पैदा नहीं होगा तो आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स को कम काटेगा, कम चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा तो वोल्टेज भी कम जनरेट करेगा। ऐसा कुछ होगा। काफी साथियों का ये डाउट रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि पतले तार अधिक टर्न वाली बनाई जाती है। होता ही है साथियों कि अगर आपने एक फार्मूला पढ़ाया था चुंबक के अंदर, मैंने एक एमएमएफ का फार्मूला पढ़ाया था कि N इंटू आई होता है। अगर कोई चुंबक वाहक बल होता है जो चुंबकीय क्षेत्र को निकालता है एक्चुअल के अंदर, वह बल चुंबकीय क्षेत्र को निकालने वाला बल एफएम था। इसका मात्रक भी हमने पढ़ लिया था, इसका मात्रक था न्यूटन मीटर। तो साथियों क्या होता है, ये न्यूटन मीटर इसका मात्रक है। अगर इसमें धारा कम है परंतु इसमें टर्न तो ज्यादा है, इसमें जो एन नंबर ऑफ टर्न होता है, अगर एन का मान ज्यादा है, आई का मान भले ही कम है, क्योंकि दो फैक्टर पर निर्भर करता है चुंबकीय फ्लक्स, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स और दूसरा है आई, करंट। करंट मान ली हमने इसमें कम है लेकिन नंबर ऑफ टर्न तो ज्यादा है, इसलिए क्या होगा साथियों कि इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा वो सीरीज वाइंडिंग से भी ज्यादा पैदा होगा समान करंट प्रवाहित करने पर, क्योंकि इसमें एन का मान बहुत ज्यादा है। इसलिए आई का मान कम है लेकिन एन का मान ज्यादा है। सीरीज वाइंडिंग में क्या था, एन का मान कम था परंतु आई का मान ज्यादा था, लेकिन यहाँ एन का मान काफी ज्यादा है, इसलिए शंट वाइंडिंग का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो काफी बड़ा होगा। तो आप ये मत समझिएगा कि करंट का मान कम है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा और ये आर्मेचर कम वोल्टेज उत्पन्न करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि टर्न की संख्या काफी ज्यादा है तो इसमें जो एमएमएफ लगेगा, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, वो उसका मान जो होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा। तो इस प्रकार से फ्लक्स का मान काफी इसमें हाई होता है। और हाई फ्लक्स, अब आप देखोगे तो मैंने आपको करवाया था कि आर्मेचर जो इसमें लगा है वो समांतर क्रम में लगा है और ये स्व उत्तेजित जनरेटर है, सेल्फ एक्साइटेड है। यानी आर्मेचर जो वोल्टेज जो पैदा करता है वह फील्ड की तरफ भी जाती है और लोड की तरफ भी जाती है। अलग से अपन फील्ड को कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप देखोगे तो आर्मेचर से ही करंट का फ्लो फील्ड की तरफ हो रहा है, फील्ड को अपने अलग से कोई सप्लाई नहीं दी। इसलिए कौन से प्रकार का जनरेटर है, तो स्व उत्तेजित जनरेटर है। अब साथियों बात ये आती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो पूछी जाती है कई बार एग्जाम के अंदर, जैसे कि मैंने आपको सीरीज जनरेटर में भी बतला दिया था
कि सीरीज जनरेटर में ये था कि सीरीज जनरेटर के अंदर अगर अपने उसमें लोड कनेक्ट नहीं करते स्टार्टिंग के समय पे, तो फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो नहीं होती, तो उत्पन्न होने वाली जो वोल्टेज है वो बहुत ही कम होती है। इसमें थोड़ा सा उल्टा रहेगा। अगर इसमें आप प्रारंभ में लोड कनेक्ट कर देते हो, प्रारंभ में ही लोड कनेक्ट करके अगर इसको चलाते हो, आर्मेचर को घुमाते हो, तो इसमें फिर वोल्टेज कम पैदा होती है। उसका कारण ये है कि आर्मेचर में से जो करंट निकलती है उसके दो रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम के अंदर, एक तो लोड की तरफ है, एक फील्ड की तरफ है। अगर अपने प्रारंभ में लोड कनेक्ट कर दिया, क्योंकि शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हाई है, शंट वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है आर वो बहुत ज़्यादा है, और लोड का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है। अब जो करंट का फ्लो है, आर्मेचर से करंट जाएगी वो लोड की तरफ जाएगी और फील्ड वाइंडिंग की तरफ जाएगी, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध तो ज़्यादा है, तो आर्मेचर से जो करंट का फ्लो होगा वो ज़्यादातर लोड में से चलेगा, तो शंट वाइंडिंग में से करंट का मान बहुत ही घट जाएगा, बहुत ही कम होगा। तो शंट वाइंडिंग अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगी। ठीक है, इसमें एन का मान ज़्यादा है, लेकिन अगर इसमें करंट एकदम ही हम अपने शून्य कर दी और सारी की सारी करंट लोड में से प्रवाहित होने लग गई, तो शंट वाइंडिंग तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी नहीं, तो आर्मेचर वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर पाता है। साथियों समझिएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर अपने शंट जनरेटर के को स्टार्ट करने से पहले ही लोड लगा दें और लोड लगाकर ही इसे स्टार्ट करें, तो क्या होगा कि आर्मेचर जो करंट जो जनरेट करता है, आर्मेचर जो करंट चलाता है अपने में से, वो दो रास्तों में बंटती है। एक तो लोड की तरफ जाएगी, एक तो ये लोड की तरफ जाएगी, और एक शंट वाइंडिंग की तरफ जाएगी। अगर शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध अपने जानते ही हैं कि ज़्यादा है, अगर अपने लोड लगा दिया प्रारंभ में, तो सारी जो करंट फ्लो होगी वो इस लोड में से चली जाएगी, आर्मेचर से होती लोड में से जाएगी। शंट वाइंडिंग में तो धारा प्रवाहित होगी नहीं, और जब शंट वाइंडिंग में से धारा ही नहीं चलेगी तो शंट वाइंडिंग चुंबकीय फ्लक्स नहीं पैदा करेगी, वोल्टेज काफी ज्यादा कम रह जाएगी। इसलिए सबसे पहले काम आपको ये करना है कि शंट जनरेटर अगर अपने कभी भी यूज में लेते हैं तो लोड पहले कनेक्ट नहीं करना चाहिए। शंट जनरेटर को काम में लेने से पहले सदैव इस बात का ध्यान रखें कि लोड नहीं लगाएं। लोड इसमें एक बार अपने को नहीं लगाना है। कब तक नहीं लगाना? जब तक फील्ड वाइंडिंग संतृप्त ना हो जाए। जब फील्ड वाइंडिंग संतृप्त हो जाती है, अपना मैग्नेटिक फील्ड जितना बनाना चाहिए था उतना बना लेती है, उसके बाद में अपन इसमें लोड कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें लोड अपने को कनेक्ट करना चाहिए, उसके बाद अपने यहाँ अपने लोड जोड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं लिखवा नहीं पा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा कि शंट जनरेटर को स्टार्ट करते समय लोड प्रारंभ में नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा सारी करंट का फ्लो लोड की तरफ होगा, शंट वाइंडिंग में फ्लक्स बहुत कम जनरेट होगा और उत्पन्न होने वाली वोल्टेज भी काफ़ी डाउन रह जाएगी, क्योंकि आर्मेचर जो करंट है वो दो फैक्टर पर निर्भर कर रही है, यानी दो दो तरफ बंट रही है, एक तो लोड की तरफ और एक शंट की तरफ। आर्मेचर करंट का जो मान है वो एक लोड की तरफ करंट है उसमें, प्लस में शंट करंट, दोनों का जोड़ के बराबर होता है। ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा शंट जनरेटर के अंदर। तो ये इसकी शंट जनरेटर की कुछ बेसिक बातें हो गई। क्या क्या बातें पड़ी हैं शंट जनरेटर में? कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है पतले तार अधिक टर्न वाली है, जिससे इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इसका रेजिस्टेंस हाई अपने क्यों रखा उसका कारण भी अपने पढ़ चुके हैं। प्रारंभ में अपने इसको लोड से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, अन्यथा सारी करंट लोड की तरफ जाएगी, शंट वाइंडिंग में से करंट नहीं जाएगी और आर्मेचर वोल्टेज काफ़ी कम उत्पन्न करेगा। तो ये कुछ मुख्य बातें शंट जनरेटर के बारे में जो आपको याद रखनी है। इसके बाद शंट जनरेटर के अंदर जो नेक्स्ट बात आती है, इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि सीरीज जनरेटर में क्या था कि अगर अपने लोड का मान चेंज कर रहे थे तो उसके अनुसार वोल्टेज का मान भी चेंज हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि सीरीज वाइंडिंग श्रेणी क्रम में थी। लोड का मान चेंज होता था तो सीरीज में से जो करंट है उसका मान भी चेंज होता था, सीरीज फ्लक्स का मान भी चेंज होता था और वोल्टेज भी चेंज होती थी, जो आप सीरीज जनरेटर में बहुत अच्छे ढंग से उसको हम पढ़ चुके हैं। शंट जनरेटर में ऐसा नहीं होने वाला। शंट जनरेटर में क्या होगा, जैसे मान लीजिए टर्मिनल पर अगर 200 वोल्ट पैदा हो रही है तो वो 200 वोल्ट ही फील्ड वाइंडिंग पर आएगी, फील्ड वाइंडिंग पर आने वाली वोल्टेज भी 200 होगी। अब लोड का मान आप चाहे कितना भी कर दीजिए, लोड का मान 5 वाट करो, चाहे 100 वाट करो, चाहे 150 वाट करो, शंट वाइंडिंग में तो वोल्टेज 200 ही रहने वाली है।
कुछ कंडीशन तक, कुछ लिमिट तक रहेगी, उसके बाद वोल्टेज घटेगी क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज घट जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोड तक शंट में चलने वाली शंट पे आने वाली जो वोल्टेज है VSH, ये बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, ये रहती है हमारी कांस्टेंट। और शंट वाइंडिंग की वोल्टेज कांस्टेंट है। RSH शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध ये भी कांस्टेंट ही है, प्रतिरोध तो वैसे भी नहीं चेंज होता। तभी जब दोनों चीज ही चेंज नहीं हो रही तो सोचिएगा कि शंट वाइंडिंग में चलने वाली जो धारा है क्या वो चेंज होगी? वो भी चेंज नहीं होगी क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है और प्रतिरोध भी कांस्टेंट है शंट का, तो इसमें धारा कांस्टेंट रहती है और इसका फील्ड फ्लक्स भी कांस्टेंट रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अपने ये लिखेंगे और आप भी लिखिएगा कि शंट वाइंडिंग जो होती है, शंट जो जनरेटर होता है, ये इसमें जो शंट वाइंडिंग है वो कांस्टेंट फ्लक्स, नियत फ्लक्स उत्पन्न करती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें जो वोल्टेज जो पैदा होती है उसका मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। लोड का मान अपने अगर कम भी कर दें और थोड़ा बहुत बढ़ा भी दें तो वोल्टेज का मान इसमें चेंज नहीं होता। शंट जनरेटर के अंदर वोल्टेज का मान चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोड पर वोल्टेज का मान चेंज नहीं होगा और उसके अनुसार ही शंट वाइंडिंग पर करंट आने वाली, वोल्टेज आने वाली है, क्योंकि पैरेलल क्रम में है। तो जो शंट जनरेटर है, ये शंट जनरेटर एक नियत वोल्टेज देने वाला जनरेटर है। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शंट जनरेटर एक नियत वोल्टेज देने वाला जनरेटर है। ये इसका पहला पॉइंट अगर आप लिखोगे तो लिखिएगा, ये एक नियत वोल्टेज वाला जनरेटर है। ठीक है, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, यह है क्या? नियत वोल्टेज वाला जनरेटर है। यह नियत वोल्टेज क्यों देता है? क्योंकि शंट फ्लक्स का मान कांस्टेंट रहता है। अब बात समझ में ये आनी चाहिए साथियों, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि शंट वाइंडिंग का अपने अगर शंट वाइंडिंग पर अगर अपने लोड का मान रेगुलर बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे तो नियत वोल्टेज वाला जनरेटर है, नहीं, लोड का मान अगर आप कम ज्यादा करोगे तो वोल्टेज इसकी चेंज नहीं होगी। परंतु अगर आप लोड का मान बहुत ज़्यादा कर दोगे तो फिर ये मत मानना कि वोल्टेज इसकी फिर भी वही रहेगी, वोल्टेज इसकी फिर उसके बाद चेंज होने लग जाती है। ठीक है, इसका वोल्टेज जो है वो लोड के साथ में वेरी नहीं करता, घटता बढ़ता नहीं है, परंतु लोड का मान एक लिमिट से ज़्यादा कर देंगे तो वोल्टेज इसकी फिर कुछ डाउन हो जाएगी, क्योंकि शंट पे आने वाली वोल्टेज कम हो जाएगी तो करंट का मान भी कम हो जाएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी कम हो जाएगा और आर्मेचर वोल्टेज भी थोड़ी सी कम पैदा करेगा। तो ये नियत वोल्टेज जरूर देता है, परंतु इसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, अगर लोड का मान अपने बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर वोल्टेज इसमें थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो आप ये बात भी लिख लीजिएगा कि लोड थोड़ा अधिक कर देते हैं, अधिक करने पर जो V है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है साथियों, ये मत समझिएगा कभी भी शंट जनरेटर की वोल्टेज कभी डाउन ही नहीं होने वाली, चाहे लोड का मान अपने कितना भी करते जाएं। एक लिमिट से ज़्यादा लोड कर दिया तो उसके बाद इसकी वोल्टेज कम हो जाएगी। सीरीज जनरेटर में तो ये था कि वोल्टेज का मान जैसे ही आप कम ज़्यादा कर रहे थे, वोल्टेज का मान तुरंत ही कम ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि सीरीज बाइंडिंग श्रेणी क्रम में थी। यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है लेकिन कुछ लिमिट तक देता है, अगर ज़्यादा लोड कर दोगे तो फिर इसकी वोल्टेज कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बातें हैं साथियों, ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है शंट जनरेटर के अंदर। इसके बाद शंट जनरेटर का अगर अपने ग्राफ देखें तो इसका जो ग्राफ आएगा, आप ग्राफ देखिएगा शंट जनरेटर का, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यहाँ मान लीजिए शंट में चलने वाली करंट ISH है और यहाँ पर ये वोल्टेज पैदा होती है V। ये इसका जो ग्राफ देखोगे सेम की सेम सीरीज जनरेटर की तरह होता है। इसका एक्सटर्नल जो वक्र होता है, क्यों होता है? क्योंकि शंट वाइंडिंग में जब यहाँ पर इस पॉइंट पर करंट का मान 0 है तो भी कुछ ना कुछ वोल्टेज पैदा होती है अपशिष्ट चुंबकत्व के कारण। ये बात अपने इसमें पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं अपने? कि इसके अंदर ये जो अपने जो वक्र जो पढ़ रहे हैं, इस वक्र में क्या है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर ये पॉइंट मान लीजिए आप A पॉइंट है, इस पॉइंट पर
अवशिष्ट चुंबकत्व है उसके कारण कुछ ना कुछ वोल्टेज पैदा हो रही है, और यहाँ इस बी पॉइंट पर जाकर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्योंकि शंट वाइंडिंग का फ्लक्स भी इसमें क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से साथियों याद रखिएगा, ये डीसी शंट जनरेटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब शंट जनरेटर के अगर अपने उपयोग की बात करें तो शंट जनरेटर का उपयोग व्यापक स्तर पे होता है। सीरीज जनरेटर का उपयोग तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज जनरेटर का उपयोग काफी कम होता है। उसका कारण था कि उसका जो वोल्टेज था सीरीज जनरेटर का, वो लोड के साथ काफी ज्यादा वेरी कर रहा था। लोड का मान जैसे ही ज्यादा होता वोल्टेज बढ़ जाता, लोड का मान कम होता वोल्टेज घट जाता। परंतु लोड का मान बहुत ज्यादा हो जाता तो वोल्टेज फिर बहुत ज्यादा घट जाता, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप काफी ज्यादा होने लग जाते। लेकिन शंट जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जिसकी वोल्टेज लगभग कांस्टेंट रहती है। तो जहां पे अपने को कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए वहां सीरीज शंट जनरेटर का उपयोग होगा। ये प्रश्न पूछा गया था जूनियर इंस्ट्रक्टर के एग्जाम के अंदर राजस्थान में कि एक कांस्टेंट वोल्टेज देने वाला जनरेटर है, तो ऑप्शन में था शंट जनरेटर, तो हमने उत्तर वो सही किया। अगर ऑप्शन के अंदर मैं आगे चल के बताऊंगा कंपाउंड जनरेटर का एक भाग आएगा लेवल कंपाउंड। अगर ऑप्शन में लेवल कंपाउंड मिल जाता है और ऑप्शन में शंट जनरेटर भी, और पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर कांस्टेंट वोल्टेज देगा, तो फिर आपको वहां लेवल कंपाउंड करना है। वो हम आपको जब कंपाउंड जनरेटर पढ़ेंगे तब अपने बता उसमें चर्चा करेंगे। तो इसके अगर अपने उपयोग की बात करें, इसके अंदर इसके उपयोग क्या है, शंट जनरेटर के क्या क्या उपयोग हैं। तो इसका उपयोग प्रथम तो आप ये याद रखिएगा कि ये कांस्टेंट वोल्टेज देता है, तो जहां कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए वहां इसका उपयोग होगा। दूसरा उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एक्साइटर के अंदर। एक्साइटर क्या चीज होती है साथियों याद रखिएगा, आगे अपने लेसन करेंगे। एक अल्टरनेटर, उसके अंदर फील्ड वाइंडिंग वहां भी होती है और फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई की आवश्यकता होती है डीसी। तो वहां जो डीसी सप्लाई दी जाती है वो शंट जनरेटर के माध्यम से दी जाती है। तो वो जो युक्ति होती है फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देने वाली अल्टरनेटर के, तो वो एक्साइटर कहलाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में शंट जनरेटर का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब बनता है कि किसी धातु पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाना है, उसकी जो प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में शंट जनरेटर का उपयोग व्यापक स्तर पे होता है। इसके अलावा भी काफ़ी जगह शंट जनरेटर का उपयोग होता है, परंतु ये जो अपना जो कांस्टेंट वोल्टेज है, ये इसके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है कि कांस्टेंट वोल्टेज देने वाला जनरेटर है तो शंट जनरेटर। अगर ऑप्शन में लेवल कंपाउंड नहीं है तो, अगर लेवल कंपाउंड अगर ऑप्शन में दे रखा है फिर अपने ये उत्तर नहीं करेंगे शंट जनरेटर, फिर लेवल कंपाउंड हम उत्तर करेंगे। इसके अलावा शंट जनरेटर का के बारे में जो बातें हैं, वो मुख्य बातें तो मैंने आपको लगभग इसमें बता दी है। और एक साथ ही शंट जनरेटर के अंदर अपने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जो अपने इस प्रकार से इसको डेरिवेट कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो आर्मेचर करंट है वो दो रास्तों में बढ़ जाती है, लोड करंट और शंट वाइंडिंग की करंट। ठीक है, अगर अपने इसको थोड़ा सा आगे डेरिवेट करें तो आर्मेचर करंट बराबर लोड करंट प्लस, अब चलो ठीक है, ये आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच का ये जो फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। अपने इसको वोल्टेज से डेरिवेट करते हैं। वोल्टेज से अगर अपने इसको डेरिवेट करें तो आप समझोगे, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी फार्मूला। किसमें क्या होता है कि याद रखिएगा कि जो आउटपुट में जो वोल्टेज प्राप्त होती है, जो आर्मेचर जो वोल्टेज पैदा करता है वीए, ये इसकी टर्मिनल वोल्टेज होगी वीटी, और आई ए इंटू आर ए। ये एक फार्मूला है कि आर्मेचर ने कितनी वोल्टेज पैदा करी है, वी ए बराबर क्या होता है। तो आर्मेचर जो वोल्टेज पैदा करता है वो टर्मिनल पे कितनी मिली है, प्लस में आर्मेचर ने कितनी ड्रॉप करी है, आई ए इंटू आर ए, ये इन दोनों के बराबर होती है। दोनों के जोड़ के बराबर आर्मेचर की वोल्टेज जो होती है। और जो आई ए इंटू आर ए है, इसका मान भी इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आर ए का मान जो आर्मेचर रेजिस्टेंस उसका मान भी बहुत कम होता है। तो जो टर्मिनल पे आर्मेचर जितनी वोल्टेज पैदा करता है वो लगभग टर्मिनल वोल्टेज पे हमें मिल जाती है। तो बहुत कांस्टेंट वोल्टेज देने वाला जनरेटर है।
इसको आप बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। ये जनरेटर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शंट जनरेटर। इसके अंदर एक आपको याद रखना है कि अगर आपको RSH ज्ञात करना हो, यानी शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्ञात करना हो, तो कई बार बता दिया जाता है शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध, कई बार नहीं भी बताया जाता है। तो याद रखिएगा कि जितनी टर्मिनल वोल्टेज आपको मिलती है VT बटे शंट वाइंडिंग में कितनी धारा चल रही है वो, अगर कई बार शंट वाइंडिंग में धारा नहीं भी बताई जाए तो आप क्या काम करिएगा, शंट वाइंडिंग की धारा निकालने के लिए आप लोड करंट में आर्मेचर करंट में से लोड करंट घटाकर आर्मेचर करंट में से लोड करंट घटाकर आप आर्मेचर करंट में से लोड करंट घटाकर आप ये शंट करंट ज्ञात कर सकते हो। तो अगर आपको शंट का प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो टोटल वोल्टेज, जिसे अपने टर्मिनल वोल्टेज बोलना सही रहेगा, टर्मिनल वोल्टेज में शंट करंट का भाग देकर शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध भी अपने यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से साथियों ये शंट जनरेटर था, और इसके उपयोग और इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं वो सारा कुछ आप याद कर लीजिएगा। फिर भी मैं लिखवाने का प्रयास करता हूँ, जो जो इसमें मुख्य बातें हैं आप भी साथ साथ लिखिएगा। पहली बात आपको ये लिखनी है इसके अंदर कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है F, वो क्या है, अधिक टर्न, हाई टर्न है इसके अंदर, और इसका जो वायर है वो काफ़ी पतला है, थिन वायर है। तो इसका जो वायर है वो थिन है, थिन वायर इसके अंदर यूज होता है। ये आप बात याद कर लीजिएगा, थिन वायर इसके अंदर यूज होता है। वहाँ कौन सा था, सीरीज जनरेटर में लो टर्न और थिक वायर था। उसके बाद याद कीजिएगा कि इसका शंट का जो प्रतिरोध है R, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसे है कि इसके अंदर जो टर्न है, T माने टर्न, यहाँ टेम्परेचर से नहीं लेना, हाई टर्न है और थिन वायर है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसमें जो शंट करंट का मान है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट रहती है कुछ लोड तक, इसलिए ये कांस्टेंट वोल्टेज देने वाला जनरेटर है। और ये करंट का फार्मूला, आर्मेचर करंट का फार्मूला, ये भी आपको याद रखना है, IL प्लस ISH, ये आर्मेचर करंट का फार्मूला है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, आर्मेचर धारा का मान पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। आर्मेचर धारा कैसे निकालनी है, लोड करंट प्लस शंट करंट। अगर शंट करंट नहीं बताई जाए तो शंट करंट को आप ज्ञात कर सकते हो। शंट करंट को ज्ञात करने के लिए 4 नंबर पॉइंट, आप शंट करंट को ऐसे ज्ञात कर सकते हो, V/RSH। तो इससे आप शंट करंट ज्ञात कर कर लोड करंट में जोड़ कर सकते हो, तो आपको आर्मेचर करंट मिल जाएगी। लोड करंट भी अगर नहीं बताए, कई बार पावर बता देते हैं, वोल्टेज बता देते हैं, वो अपने चलो ठीक है, एक क्लास लगाएंगे जहाँ अपने न्यूमेरिकल करेंगे काफ़ी सारे इस जनरेटर के लेसन के, तो वहाँ अपने इसको और डीप से कर लेंगे। इसके बाद में इसके उपयोग हैं, वो भी आपको याद करने हैं, यूजेस इसके हैं। जहाँ कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, जहाँ कांस्टेंट V चाहिए, वहाँ इसका उपयोग होगा। और एक्साइटर के अंदर इसका यूज होता है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज होता है। और इस प्रकार से जहाँ अपने को कांस्टेंट वोल्टेज की आवश्यकता होती है, वहाँ शंट जनरेटर का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। तो ये शंट जनरेटर के बारे में क्लास थी, उम्मीद आपको ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हो। और नेक्स्ट जो क्लास है कोशिश करूँगा वाइट बोर्ड पे ही, जैसे अपने परमानेंट रेगुलर लगाते हैं वैसे ही लगाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको और बेहतर समझ में आए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्लास में अपने जो 10 नंबर क्लास रहेगी उसमें अपने कंपाउंड जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग होगी। और उसके बाद में अपन आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद डीसी जनरेटर के लॉसेस पढ़ेंगे। और उसके बाद डीसी जनरेटर के अंदर 3 टेस्ट होते हैं, स्विनबर्न, हॉपकिंसन और रिटार्डेशन। ये तीनों टेस्ट पढ़ेंगे और सीखेंगे तीनों टेस्ट हमें डीसी जनरेटर के अंदर क्या बताते हैं, किसका मान बताते हैं। तो वो अपने बिल्कुल अंतिम क्लास रहेगी। तो अभी भी काफ़ी लेसन पढ़ा है हमारा, तो साथ साथ आप इसको जो जो लेसन जो जो अपने क्लास हो चुकी है उनके आप नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में, ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना आए, क्योंकि आगे जो भी क्लास होगी वो सारी पीछे वाली क्लासों से रिलेटेड होगी। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपने समझा होगा, और इसके साथ ही अपने आज की क्लास समाप्त करते हैं।